नमस्कार, एबीपी गंगा देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। पूर्व पश्चिम में बात करेंगे प्रदेश में गन्ना किसान की। प्रदेश में गन्ना किसान एक बार फिर से आंदोलन के मूड में आ गए हैं और बकाया को लेकर सड़कों पर उतरने की चेतावनी दी है। दरअसल शामली में किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत अपने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ ढोल नगाड़ों संग थाना भवन पहुंचे, जहां उन्होंने किसानों के बकाया गन्ना भुगतान की मांग उठाई। दूसरी तरफ बागपत में भी बकाया गन्ना भुगतान समेत कई और मांगों को लेकर भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन किया और मांगे पूरी नहीं होने पर सड़कों पर उतरकर आंदोलन करने की चेतावनी दी है। बीकेयू कार्यकर्ताओं का कहना है कि किसानों का शुगर मिलों पर करोड़ों का बकाया है। आए दिन किसान अधिकारियों से फरियाद करते हैं, लेकिन उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हो पा रहा है। तो शामली में भी किसानों का प्रदर्शन देखने को मिला, तो बागपत में भी किसानों का प्रदर्शन देखने को मिला, क्योंकि हर राजनीतिक पार्टी किसानों के हित की बात करती है, लेकिन उसके बावजूद किसानों की समस्या जस की तस रह जाती हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की अगर बात कर लें तो गन्ना बकाया भुगतान एक बड़ी समस्या है किसानों के लिए, और इसको लेकर लगातार किसानों की तरफ से नाराजगी जताई जाती है। यूपी में ब्राह्मणों का बीमा करवाने पर बीजेपी नेता उमेश द्विवेदी ने यू टर्न ले लिया है। एबीपी गंगा से बात करते हुए उमेश द्विवेदी ने कहा कि ये मेरी निजी राय है। इस बारे में पार्टी नेताओं से अब तक कोई बात नहीं हुई है। हालांकि ऐसा कई ब्राह्मण संगठन चाहते हैं। वहीं सूत्रों के मुताबिक खबर ये मिल रही है कि यूपी भाजपा अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने उमेश द्विवेदी से बात कर उन्हें डांटा है कि आखिर किस वजह से उन्होंने ये बयान दिया। तो आपको बता दें कि उमेश द्विवेदी भाजपा नेता, इनका एक बयान सुर्खियों में आया। बयान दिया ब्राह्मणों को लेकर और कहा कि ब्राह्मणों का बीमा बीजेपी सरकार कराएगी, भाजपा कराएगी, जिस पर सियासी बखेड़ा शुरू हो गया। हालांकि बाद में जब उनसे एबीपी गंगा ने बात की तो उन्होंने अपने बयान से यू टर्न ले लिया। उमेश जी, आपने ब्राह्मणों का बीमा करवाने की बात कही है, क्या पार्टी के बड़े नेताओं से इस बारे में आपकी बात हुई? वो भी आएंगे सामने? नहीं नहीं, हमारी पार्टी के नेताओं से कोई बात नहीं हुई इससे। जी। हाँ हाँ, हमारी जो विभिन्न संगठन हैं उनसे हमारी बात हुई है, जो खास करके ब्राह्मणों के हित में संगठन चला रहे हैं। जी। तो उमेश जी, आप क्या मानते हैं कि अभी तक जो योजनाएं हैं उसमें ब्राह्मणों का हित प्रदेश में नहीं हो पा रहा है, अगला कदम उठाना बहुत जरूरी है? नहीं, जो संसाधन है उसके हिसाब से काम हो रहा है। जी। भारतीय जनता पार्टी का तो नारा ही है सबका साथ सबका विकास। बट लेकिन जैसे आज जो स्थितियां चल रही हैं, तमाम जाति जो संगठन बने हैं वो अपने अपने सदस्यों के लिए, वर्ग विशेष के लिए काम कर रहे हैं। जी। तो इसे जो ब्राह्मण महासभा के लिए लोग काम कर रहे हैं, उनका लक्ष्य है कि वो बीमा कराएंगे अपने जो गरीब ब्राह्मण हैं। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में पिछले हफ्ते की शुरुआत में हुई हिंसा में अभी तक 4 लोगों की मौत हो गई है, जबकि बड़ी संख्या में लोग घायल हुए हैं। कांग्रेस विधायक के एक रिश्तेदार द्वारा की गई भड़काऊ पोस्ट के बाद भड़की इस हिंसा में करोड़ों रुपए की संपत्ति को उपद्रवी भीड़ ने जलाकर स्वाहा कर दिया था। अब राज्य के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा है कि जो भी नुकसान इस हिंसा के दौरान हुआ है उसकी वसूली उपद्रवियों से की जाएगी। ये ठीक उसी प्रकार है जैसे सीएए हिंसा के दौरान यूपी में योगी सरकार ने किया था। उन्होंने उपद्रवियों की संपत्ति को बेचकर हिंसा की भरपाई करने का फैसला लिया था। इससे पहले भाजपा सांसद तेजस्वी सूर्या ने भी सरकार से आग्रह किया था कि राज्य सरकार को इस नुकसान की भरपाई उपद्रवियों की संपत्ति बेचकर करनी चाहिए। और अब आपको देश में मारपीट से जुड़ी 3 तस्वीरें दिखाते हैं। किस तरह कुछ लोग एक दूसरे के खून के प्यासे होकर एक दूसरे को मारने पर उतारू हैं। जौनपुर, एटा, चंपावत की ये तस्वीरें आपके सामने हैं। एटा में आप देखिए, एक पक्ष दूसरे पक्ष के साथ कैसा सुलूक कर रहा है, पथराव किया जा रहा है। जौनपुर से भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें सामने आई हैं। 2 पक्ष आमने सामने आ गए और फिर एक दूसरे पर लाठी डंडे बरसाने लगे। चंपावत से भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें सामने आई हैं, जहां पर 2 पक्ष आमने सामने आ गए और उसके बाद जो हुआ वो तस्वीरों में कैद हो गया।
तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि चंपावत में क्या हुआ। दरअसल उत्तराखंड के चंपावत में नगर पालिका सभासद के पति को जनता ने इतना दौड़ाया कि उसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वीडियो में कुछ लोग अपने वार्ड के सभासद के पति को पीटने के लिए उनका पीछा कर रहे हैं। बाद में जब सभासद के पति ने पुलिस से पूरे मामले की शिकायत की तो पुलिस ने 5 नामजद लोगों के अलावा 25 अन्य लोगों पर बलवे सहित अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। जानकारी के मुताबिक टनकपुर में बस स्टेशन के पीछे की कॉलोनी को प्रशासन ने कोरोना को देखते हुए माइक्रो कंटेनमेंट जोन घोषित किया है, लेकिन लोग गाइडलाइन का ठीक से पालन नहीं कर रहे हैं, जिसके चलते ही सभासद के पति लोगों को समझाने यहां आए थे, जिसके बाद लोगों को गुस्सा आ गया और उनको पीटने के लिए दौड़ा दिया, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। आगे आगे सभासद पति हैं तो पीछे पीछे जनता है। माइक्रो कंटेनमेंट जोन घोषित होने से लोग परेशान थे। किस कदर परेशान थे वो तस्वीरें बताने के लिए काफी है। और अब खबर जौनपुर से है, जहां जमीन विवाद और पेड़ काटने को लेकर 2 पक्षों में जमकर लाठी डंडे चलकर बीच खेत में दोनों पक्ष के पुरुष और महिला एक दूसरे पर लाठी डंडे से हमला कर रहे थे। मारपीट में 6 लोग जख्मी हो गए, जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। मामला बदलापुर थाना क्षेत्र के उदपुर गेहलवा गांव का बताया जा रहा है। मारपीट का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसके आधार पर पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। देखिए आप, लाठी ले रखी है हाथ में, डंडे ले रखे हैं हाथ में और एक दूसरे पर बरसाई जा रहे हैं, चाहे फिर महिला हो, बच्चे हो, बुजुर्ग हो, हर किसी पर लाठियों से हमला किया जा रहा है। एटा में क्या हुआ ये भी आपको बताते हैं। यहां जलेसर थाना क्षेत्र के खटाखेरिया गांव में 2 पक्षों के बीच एक महिला से छेड़खानी को लेकर बवाल हो गया। दोनों तरफ से पथराव हुआ और लाठी डंडे चले, यहां तक कि फायरिंग भी हो गई और 2 लोग घायल हो गए। दोनों घायलों को अस्पताल भेजा गया है। पुलिस ने 4 नामजद आरोपियों के खिलाफ जलेसर थाने में आईपीसी की धारा 307 के तहत एफआईआर दर्ज की है। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है। तस्वीरें आपके सामने हैं। दरअसल महिला से छेड़खानी को लेकर ये विवाद शुरू हुआ और देखते ही देखते इस विवाद ने इतना बड़ा रूप अख्तियार कर लिया, एक दूसरे पर पथराव होने लगा। 2 आरोपियों को हालांकि पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है, क्योंकि दोनों पक्षों में 2 लोग घायल हुए हैं। इसका वीडियो वहां मौजूद किसी शख्स ने बना लिया और फिर ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। उधर मेरठ से भी महिलाओं के साथ मारपीट का एक वीडियो वायरल हो रहा है। मामला थाना लिसाड़ी गेट क्षेत्र का बताया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक होटल पर कब्जे को लेकर 2 पक्षों में मारपीट हुई। सीसीटीवी में पिटाई रिकॉर्ड हो गई। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि महिलाओं और युवकों के बीच किस तरह से एक दूसरे पर हमले हो रहे हैं। महिलाओं के हाथ में भी लाठी है, जबकि युवक उन पर पत्थर बरसा रहे हैं। वायरल वीडियो के आधार पर अब पुलिस तफ्तीश में जुट गई है। उधर आजमगढ़ में एक युवती के शव को लेकर उसके परिजनों ने सड़क पर जाम लगा दिया। परिजनों का कहना है कि युवती की सामूहिक बलात्कार के बाद हत्या कर दी गई। पुलिस ने मामले में एक शख्स को गिरफ्तार कर आगे की जांच की कार्रवाई शुरू कर दी है। आजमगढ़ बलिया मार्ग पर धरना और प्रदर्शन कर रहे ये लोग एक युवती का शव मिलने से गुस्से में हैं। सड़क जाम करके इन लोगों ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ आवाज उठाई। नाराज लोगों ने शव को लेकर सड़क पर प्रदर्शन किया और हत्यारे को कठोर सजा दिलाने की मांग की। परिजनों का कहना है कि युवती की सामूहिक बलात्कार के बाद हत्या कर दी गई, जबकि पुलिस ने इस केस को प्रेम प्रसंग और खुदकुशी बता दिया। तो परिजन और स्थानीय लोग भड़क गए और पुलिस के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। लड़की को 2:30-3 बजे लड़का ले आके कहीं मार के फेंक दिया है और गढ़ई में फेंक के अपना भाग गया है। आप लोग मालूम कब चला? हम लोगों को सुबह में पता चला है। जो आरोपी है वो पुलिस की हिरासत में, उससे पूछताछ की जा रही है। लड़की के शव को पंचायतनामा भर के पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। पूरा मामला मुबारकपुर थाना इलाके के खालसा गांव का है, जहां एक युवती का शव मिला था। परिजनों ने इस मामले में मुबारकपुर थाने में तहरीर दी।
जिसके बाद पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई तेज कर दी। पुलिस ने मामले में एक शख्स को गिरफ्तार भी किया है। तफ्तीश को आगे बढ़ाने के लिए पुलिस शव की पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। एबीपी गंगा के लिए आजमगढ़ से खुर्रम शमसी की रिपोर्ट। हाथरस में पुलिस ने एक अवैध अस्थाहा फैक्ट्री पर छापा मारते हुए कई तमंचे और तमंचा बनाने के उपकरणों को जब्त किया है। पुलिस ने यहां से एक शख्स को गिरफ्तार भी किया है और फैक्ट्री मालिक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी है। यकीन मानिए अवैध असलहा फैक्ट्री है। थाना सिकंदराव पुलिस और एसओजी की टीम की संयुक्त कार्रवाई में इस अवैध असलहा फैक्ट्री का खुलासा हुआ और कई तमंचों के साथ तमंचे बनाने के सामान को भी जब्त किया गया। पुलिस ने यहां से फिलहाल एक शख्स को गिरफ्तार किया है और बाकी लोगों की तलाश की जा रही है। थाना सिकंदराव की टीम के द्वारा अवैध असलहे की एक बहुत अच्छी रिकवरी की गई है। 17 निर्मित तमंचे, एक अर्धनिर्मित और फैक्ट्री जो तमंचे की फैक्ट्री का इक्विपमेंट इन्होंने बरामद किया है। मौके से एक व्यक्ति की गिरफ्तारी की गई है। संबंधित धाराओं में मुकदमा पंजीकृत करके अभियुक्त का चालान किया जा रहा है। अवैध असलहा की ये फैक्ट्री जनसोई पुल के पास के खंडहर में चलाई जा रही थी। पुलिस को इसकी सूचना मुखबिर से मिली थी। ऐसी जगह का चुनाव इसलिए किया गया था ताकि किसी को शक न हो। पुलिस अब ये पता करने की कोशिश कर रही है कि इस अवैध फैक्ट्री को चलाने वाले में कौन कौन शामिल है और ये खंडहर किसका है जिसके संरक्षण में ये फैक्ट्री चल रही थी। एबीपी गंगा के लिए हाथरस से प्रदीप की रिपोर्ट। और बड़ी खबर मेरठ से है, जहां नारी निकेतन से 3 लड़कियां फरार हो गई हैं। ऐसी जानकारी मिल रही है। बिहार, लखनऊ और गाजियाबाद की तीनों लड़कियां रहने वाली हैं। पुलिस ने तीनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। फरार लड़कियों की तलाश तेज हो गई है। बड़ी खबर आपको मेरठ से बता रहे हैं, जहां नारी निकेतन से 3 लड़कियां फरार हो गई हैं और ये तीनों लड़कियां लखनऊ, बिहार और गाजियाबाद की रहने वाली हैं। फिलहाल पुलिस ने फरार लड़कियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और फरार लड़कियों की तलाश तेज हो गई है। लेकिन इस घटना के बाद एक बार फिर से सवाल नारी निकेतन को लेकर है कि क्या वहां पर सुरक्षा के इंतजाम नहीं थे? कैसे 3 लड़कियां वहां से फरार होने में कामयाब हो जाती हैं? ये बड़े सवाल खड़े हो जाते हैं। हालांकि जैसे ही सूचना पुलिस को मिली, पुलिस ने तीनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और फरार लड़कियों की तलाश तेज कर दी है। बाढ़ से प्रदेश के कई जिलों में लोगों की जिंदगी खतरे में पड़ गई है। बाढ़ ने यहां सब कुछ बर्बाद कर दिया है। कई पीड़ितों का घर बाढ़ डूबा है, खेती गई और मवेशी भी बह गए। ऐसे में पीड़ितों को बस मदद की आस है। बहराइच में बाढ़ की ऐसी तस्वीर देखकर किसका कलेजा नहीं कांप जाएगा। नीचे सैलाब और पलंग के ऊपर सहमे बैठे लोग, पानी बीच डूबे घर, कहीं सड़कों पर घुटनों तक पानी में चलते लोग। ये हालत घाघरा नदी से सटे इलाकों में है। दरअसल नेपाल ने बारिश के पानी को अपने डैम से छोड़ दिया, जिसकी वजह से तराई इलाकों में हालत बहुत गंभीर हो गई। जिले के मेहसी, जरवल, कैसरगंज, मेहीपुरवा तहसील के करीब 80 गांव की तस्वीर कमोबेश ऐसी ही है। इस बार बाढ़ से करीब 1.5 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। पीड़ितों के मुताबिक यहाँ हर साल बाढ़ से ऐसी ही तबाही होती है। ये चाहते हैं कि सरकार बाढ़ आने से पूर्व इसकी उचित व्यवस्था करवाए और यहाँ पर बड़े पुल और पुलियों का निर्माण करवाना चाहिए। सड़कों का जो है वो ऊंची होनी चाहिए। सड़कें ऊंची ना होने के कारण बाउंड्री में जल स्तर
बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और ग्रामीण वासियों को काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। उधर संगम नगरी प्रयागराज में गंगा और यमुना दोनों ही नदियों का जल स्तर एक बार फिर लोगों को डराने लगा है। प्रयागराज में गंगा और यमुना दोनों ही नदियां आधा सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ रही हैं। उत्तराखंड और मध्य प्रदेश की बारिश का पानी यहां पहुंचकर लोगों को मुसीबत में डाल सकता है। शहर के तकरीबन 1/4 इलाके में बाढ़ का पानी घुस आया है। पानी बढ़ने पर सबसे ज्यादा दिक्कत संगम आने वाले श्रद्धालुओं को होती है। पानी तो रफ्तार तो बढ़ा हुआ है, ये है कि हफ्ता 10 दिन के अंदर में पानी ऊपर आ जाएगा। धीरे धीरे जो है कटान पानी का कट रहा है, रेत पानी ऊपर चला आ रहा है। ये है कि 2-4-10 दिन के अंदर में ऊपर पानी आ जाएगा। वहीं वाराणसी में गंगा नदी में उफान जारी है। 1 सेंटीमीटर रोजाना बढ़ रहे गंगा के जलस्तर ने घाट की सीढ़ियों को पूरी तरह अपने आगोश में ले लिया है। घाटों का आपसी संपर्क टूट गया है और लोगों में दहशत है। गंगा के साथ सहायक नदी वरुणा का जलस्तर भी बढ़ा है, लिहाजा लोग अब मजबूरी में पलायन करने की तैयारी में हैं। डरा रहा है ये कि गंगा माता अभी जो है सबसे आगे निकल रही हैं और बढ़ रही हैं। वहाँ हम लोग का स्थान था, ये जो देख रहे हैं सर, यहाँ स्थान था और यहाँ से जो है जल भर गया। अब हम लोग को रोड पे खड़ा होना पड़ता है, ऐसा स्थिति है सर। बाढ़ से पलायन का खतरा बाराबंकी जिले में भी है। यहाँ सरयू नदी का कहर लगातार जारी है, जिसके चलते बाढ़ पीड़ित अपना घर बार छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर पलायन कर रहे हैं। हमारी टीम तहसील रामनगर के तपे सिपाह गांव पहुंची, जहां चारों तरफ केवल पानी ही पानी नजर आ रहा था। गांव का हाल जानने के लिए पानी में उतरकर टीम गांव तक पहुंची, जहां के हालात किसी के भी होश उड़ा सकते हैं। गांव में बाढ़ का पानी लोगों के घरों के अंदर घुस गया। सारी फसलें नदी में समा गए। लोगों के पास खाने का संकट गहरा गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और यूपी से इस वक्त की बड़ी खबर, महिलाओं और बच्चों के अपराध पर नया विभाग बनेगा। महिला बाल सुरक्षा संगठन होगा इस विभाग का नाम। सीएम योगी ने नया विभाग बनाने की अनुमति दे दी है। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, महिलाओं और बच्चों के अपराध पर नया विभाग बनेगा। महिला बाल सुरक्षा संगठन होगा विभाग का नाम। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जानकारी दे दी है। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, महिलाओं बच्चों के खिलाफ हो रही घटनाओं से चिंतित हैं सीएम योगी आदित्यनाथ और इसीलिए उन्होंने इस विभाग को मंजूरी दे दी है। महिला बाल सुरक्षा संगठन होगा विभाग का नाम। देखिए, पिछले कुछ दिनों से जिस तरीके की घटनाएं सामने आ रही हैं, उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से महिलाओं पर अपराध बढ़ रहा है, बच्चों के साथ भी अपराध बढ़ रहा है, उसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चिंतित हैं और इस विभाग को मंजूरी मिल गई है। उत्तर प्रदेश के ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। वीरेश, क्या डिटेल इस विभाग के बारे में मिल पा रही है? देखिए, इस विभाग का नाम होगा महिला बाल सुरक्षा संगठन और महिलाओं और जो बच्चे हैं उनके खिलाफ जो भी घटनाएं हो रही हैं उस पर तुरंत और त्वरित कार्यवाही हो सके, इसलिए इस विभाग की जरूरत महसूस की गई और मुख्यमंत्री ने इस विभाग की सहमति दे दी है। और निश्चित रूप से मुख्यमंत्री की ये कोशिश है कि कानून व्यवस्था को लेकर और खासकर बच्चों और महिलाओं को लेकर जो भी घटनाएं और जो भी चीजें सामने आ रही हैं उसको लेकर चिंतित मुख्यमंत्री ने नए विभाग के गठन पर अपनी सहमति दी है, ताकि बहुत जल्द से जल्द कार्यवाही हो सके और इस पर सरकार को जो घेरने की कवायद विपक्ष की रहती है उस पर पानी फेरा जा सके और साथ ही जो महिलाएं हैं, बच्चे हैं, उनकी सुरक्षा को और पुख्ता और बेहतर किया जा सके। शुक्रिया आपका वीरेश तमाम जानकारी के लिए। तो यूपी से इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के लिए अब नए विभाग को मंजूरी मिल गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस विभाग को मंजूरी दे दी है। महिला बाल सुरक्षा संगठन होगा विभाग का नाम। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महिलाओं और बच्चों के साथ हो रहे अपराध को लेकर चिंतित हैं और ये बड़ा फैसला यूपी सरकार की तरफ से लिया गया है।
और वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया है, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। कर्णप्रयाग में बद्रीनाथ हाईवे पर मलबा गिरने से 3 वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। बताया जा रहा है कि वाहन सड़क किनारे खड़े थे। गनीमत रही कि मलबा गिरने से कोई जनहानि नहीं हुई। बारिश के मौसम में पहाड़ी से लगातार मलबा गिर रहा है, जिससे मार्ग बाधित हो रहे हैं। मलबा गिरने से राहगीर जान जोखिम में डालकर सफर कर रहे हैं। तो देखिए, तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। कर्णप्रयाग से तस्वीरें हैं। मलबा गिरा, जिसकी वजह से हाईवे एक बार फिर से बाधित हो गया। बागेश्वर में जिले में मौसम विभाग की तरफ से बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है, जिसके बाद से आपदा प्रबंधन विभाग अलर्ट मोड पर है। विभाग ने जिले के सभी तहसीलों में तैनात आपदा टीमों को अलर्ट किया है। बागेश्वर में सुबह से ही बारिश जारी है, जिसकी वजह से सरयू नदी का जलस्तर बढ़ गया है। बरसात के चलते कपकोट ब्लॉक की 21 ग्रामीण सड़कें बंद हैं। पिछले 24 घंटे में कपकोट ब्लॉक में बारिश सबसे ज्यादा हुई है। आप तस्वीरों को देखकर भी अंदाजा लगा सकते हैं। लगातार बारिश की वजह से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं, क्योंकि सरयू नदी का जलस्तर भी तेजी के साथ बढ़ रहा है और ये बढ़ता जलस्तर लोगों को डरा रहा है। और विकास नगर में यमुना नदी भी उफान पर है। पछुआदून क्षेत्र में नदी किनारे बसे गांवों को भी खतरा पैदा हो रहा है। क्षेत्र के बाड़वाला, रोहड़ा, हरिपुर सहित कई गांवों में यमुना नदी बड़ी तबाही मचा सकती है, जिस कारण ग्रामीण डरे हुए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि समय रहते बाढ़ सुरक्षा के काम न होने से गांव के साथ कृषि भूमि को भी बड़ा नुकसान हो सकता है। हालांकि प्रशासन स्थिति पर नजर बनाए रखने की बात कह रहा है। एसडीएम विकासनगर का कहना है कि बाढ़ प्रभावित गांव को चिन्हित किया जा चुका है। स्थिति पर नजर रखने के लिए क्षेत्रीय पटवारियों को अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए गए हैं और आपदा प्रबंधन की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। लेकिन गांव खतरा महसूस कर रहा है, ग्रामीण खतरा महसूस कर रहे हैं और प्रशासन से मदद की उम्मीद लगाए बैठे हैं। हमारे यहाँ बाढ़ चौकी का जो है उनको एक्टिव किया गया है, जिसमें हमारे राजस्व उप निरीक्षक और सिंचाई विभाग के कर्मचारियों की ड्यूटी है 24 आवर्स। अगर कोई भी कोई आपदा की स्थिति बनती है या इन लोगों को शिफ्ट करने का कोई ऐसी स्थिति बनती है, तो उसके लिए भी पंचायत भवन और विद्यालय चयनित किए गए हैं। प्रदेश में मखमली सड़कों के दावे रुड़की और लक्सर को जोड़ने वाले मार्ग में डूब चुके हैं। इस सड़क पर इतने गड्ढे हैं कि गाड़ियां हिचकोले खा खा कर चलती हैं। अब यही सड़कें राजनीति का मुद्दा भी बन गई हैं। रुड़की से लक्सर के बीच करीब 22 किलोमीटर लंबा स्टेट हाईवे है, लेकिन डंडेरा से लेकर लक्सर तक करीब 20 किलोमीटर के हिस्से में रोड दम तोड़ चुकी है। बचे हैं तो सिर्फ गड्ढे। ना तो इसकी मरम्मत की जा रही है और ना ही नई सड़क बनवाई जा रही है। इस मामले को पूर्व सीएम हरीश रावत भी उठा चुके हैं और सरकार पर लगातार वो हमलावर हैं। एक रियलिटी है कि जो रोड है उसकी वर्तमान समय स्थिति बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है और उक्त संदर्भ में एक्शन से भी 2-3 बारी वार्ता हो चुकी है। उसमें जो पहले स्वीकृत बजट हुआ था उसमें कुछ तकनीकी कारणों से उसमें कुछ बजट लैप्स होने का प्रकरण संज्ञान में आया है और पुनः एनएच के द्वारा उसमें दोबारा से सारी जो चीज़ें जो कुछ कमियाँ रह गई थी उसको कंप्लीट करके और रोड को इमीडिएटली दिखवाया जा रहा है और जिससे कि जो आम पब्लिक है उनको कोई परेशानी ना हो। जिस प्रकार से सड़क की उपेक्षा की गई है, सड़क है या खड्डों में सड़क है या सड़क में खड्डे हैं, कुछ भी अनुमान लगाना कठिन हो रहा है। और लगातार 8 महीने से मैं सरकार को ट्वीट भी कर रहा हूँ, कह भी रहा हूँ और राज्य के अंदर सर्वत्र सड़कों की स्थिति खराब होती गई है। और इसी के साथ पूर्व पश्चिम में बस इतना ही। आप देखते रहिए एबीपी गंगा।